हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। आज हम कवर करेंगे इंट्रीगम पीरियड। लास्ट हमने कवर की थी कैरोलाइन एज। इंट्रीगम पीरियड या कॉमनवेल्थ पीरियड एक छोटा सा पीरियड है जो 1649 में चार्ल्स वन के एग्जीक्यूशन के साथ ही शुरू हो जाता है एंड 1660 में चार्ल्स टू के रेस्टोरेशन पर खत्म होता है। तो छोटी सी एज है, थोड़े से राइटर्स हमें इसमें मिलेंगे, इसका बैकग्राउंड, इसमें क्या हो रहा था, वो सब चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। इस टाइम में इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था, बट ओलिवर क्रोमवेल, हमने पिछले लेक्चर में ओलिवर क्रोमवेल के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, इसमें थोड़ा और जानेंगे। ओलिवर क्रोमवेल जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बनकर इंग्लैंड पर रूल कर रहा था। चार्ल्स वन के बेटे ने भी कोशिश की कि वो अपना क्राउन वापस ले सके। चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। चार्ल्स वन का जो बेटा है उसका नाम है चार्ल्स टू। उसने बहुत कोशिश की बट वो हार गया। ओलिवर क्रोमवेल ने उसको हरा दिया एंड इस वजह से वो अपनी जान बचाकर स्पेन चला गया। ठीक है, सो चार्ल्स टू अब स्पेन में है एंड ओलिवर क्रोमवेल ने इंग्लैंड को रूल कर रहा है। वो ओलिवर क्रोमवेल ने अपने रिलीजियस बिलीफ से इस कंट्री को चलाना शुरू किया। वो एक कट्टर प्यूरिटन था। ठीक है, सो प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट्स की ही आगे एक ब्रांच है और वो कहता था कि मैं वादा करता हूं कि इंग्लैंड को जेरूसलेम जैसा बना दूंगा। जेरूसलेम एक आइडियल कंट्री, एक आइडियल जगह है जो क्रिश्चियंस चाहते हैं कि वैसी ही आइडियोलॉजी हर किसी की हो जैसे जेरूसलेम। तो एक तरह से उनका वो स्वर्ग है। सो वो कहता है कि मैं इसे जेरूसलेम की तरह द प्रोमिस्ड लैंड ऑफ गॉड बना दूंगा। मैं अपने इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊंगा कि सब लोगों को ऐसा लगेगा कि वो गॉड के प्रोमिस्ड लैंड, जैसा गॉड चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जैसे लैंड में रहे, वैसे उनको महसूस होगा जो इंग्लैंड की जनता है। उसने कैसे रूल किया ये भी समझना जरूरी है ताकि हमें ओलिवर क्रोमवेल के माइंडसेट का पता चले, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट हमें लिटरेचर पे दिखाई देगा। सो बेसिकली ओलिवर क्रोमवेल ने करा क्या, उसने इंग्लैंड को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आर्मी को भी उसने एक नए मॉडल पर रेडी किया ताकि जो भी रूल्स उसने बनाए हैं वो जनता को इजीली फॉलो करवा सके, क्योंकि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। जो उसके रूल्स थे वो रिलीजियसली समझ लो वो स्ट्रिक्ट थे। सो सबसे पहले उसने क्या किया, थिएटर्स को बैन किया। उसको लगता था कि हार्ड वर्क जरूरी है और एंटरटेनमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं उनको उसने बंद करने की कोशिश की। इसके अलावा उसने और भी कुछ रूल्स बनाए, जैसे विमेन को उसने बोला कि मॉडेस्ट क्लोथ्स हैं वो पहनने होंगे। विमेन को अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कपड़े पहनने की आजादी नहीं होनी चाहिए। संडे को हर कोई चर्च की सर्विस में हाजिर होना चाहिए। संडे को आपको गॉड से लिंक करना है, आपको छुट्टी रखनी है अपने सारे कामों से। सो ये भी उसने एक रूल बनाया। उसे लोगों के क्रिसमस मनाने के तरीके से भी प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि जिस तरीके से आप लोग पोम्प एंड शो के साथ, दिखावे के साथ क्रिसमस मनाते हो, क्रिसमस का एक्चुअल में वो मतलब नहीं है। क्रिसमस आपको मोडेस्टी से, पुराने तौर तरीकों से मनानी चाहिए। तो उसने क्रिसमस मनाने का तरीका लोगों का बदल दिया। इस तरह से उसने हर तरह लाइफ में एक स्ट्रिक्टनेस रखी और बहुत सारे रूल्स बनाए, बहुत सारी लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई ताकि लोग एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकें। उसने कैथलिक्स को भी जो है ब्रूटली मर्डर करना शुरू किया। वो कैथलिक्स को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसको लगता था कि जो कैथलिक्स हैं उनका जो चर्च को मानने का तरीका है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का तरीका है, वो सही नहीं है। तो उसने कैथलिक्स को मारना शुरू किया और आयरलैंड के जो आयरिश कैथलिक्स थे उनको भी मर्डर किया। प्लस कुछ कैथलिक्स को उसने वेस्ट इंडीज में एज स्लेव्स बेच दिया। सो बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर था ओलिवर क्रोमवेल का, बिल्कुल एक तानाशाह की तरह, हिटलर की तरह हम कह सकते हैं। लोग जो है उससे बहुत नफरत करते थे, लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि अपनी लाइफ में उसने सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बंद कर दिए। और ये तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि थिएटर्स जो है वो कब बैन हुए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि थिएटर्स कब बैन हुए थे इंग्लैंड में, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सो 1658 में उसकी डेथ हो गई नेचुरल रीजन से। उसको किसी ने मर्डर नहीं किया एंड उसको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट
पॉइंट है उसको दफना दिया गया। जब फ्यूचर में चार्ल्स टू राजा बनेंगे तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो इसे गद्दार घोषित करते हैं एंड इसको इसकी कब्र से इसके जो हड्डियां हैं वो सब निकलवा के वो कहते हैं कि इसको एक अंतिम संस्कार जो होता है या उसको कब्र भी नसीब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत गलत किया है इंग्लैंड की जनता के साथ, चार्ल्स टू के फादर के साथ। सो वेस्टमिनिस्टर एबे में इनको दफनाया गया था। इनके बाद इनका बेटा रिचर्ड जो है वो गद्दी पर बैठता है, बट रिचर्ड जो है वो उतना कैपेबल नहीं है, वो हैंडल नहीं कर पाता। चार्ल्स टू आते हैं और उससे अपना राजपाट वापस ले लेते हैं, जहां से रेस्टोरेशन एज शुरू होती है। सो ये इंट्रीगम पीरियड का पॉलिटिकल रिलीजियस बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कह सकते हैं। ये चीजें आपको एक स्टोरी की तरह इंग्लैंड की हिस्ट्री के साथ जोड़े रखेंगी, इसीलिए भी इन चीजों का पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो लिटरेचर समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो अब जो है ओलिवर क्रोमवेल ने जब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो फिर क्या हो रहा है, अब उसका इम्पैक्ट लिटरेचर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमें ड्रामा नहीं मिलेगा, हमें पोएट्री मिल रही है वो भी सिर्फ रिलीजियस है। उसके अलावा इसने बहुत सारी चीजों को बैन कर दिया, वो भी हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स आपको याद रखने हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे 1643 में उन्होंने लाइसेंसिंग ऑर्डर लगाया या लाइसेंसिंग एक्ट पास किया। अब ये क्या है, उन्होंने कहा कि एक सेंसर बोर्ड है, जैसे हमारे इंडिया में मूवीज जो बनती हैं उसके लिए एक सेंसर बोर्ड होता है कि जो सेंसर बोर्ड पास करेगा वही चीज टीवी पे दिखाई जाएगी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो बुक्स हैं वो पहले पढ़ी जाएंगी सेंसर बोर्ड के द्वारा, अगर वो सोशल इश्यूज नहीं है, मतलब जो राजा ने जो रूल्स बनाए हैं, ओलिवर क्रोमवेल ने जो रूल्स बनाए हैं उसके अगेंस्ट नहीं है, तभी वो पब्लिश होगी। और जो बुक्स उनको लगेगा कि पब्लिश नहीं होनी चाहिए उनको पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो लाइसेंसिंग ऑर्डर उसने पास किया 1643 में, प्लस इसी ईयर में उसने थिएटर्स को भी बंद करने की पूरी कोशिश की और बंद कर भी दिया। 1650 में उसने एडल्ट्री को पनिशेबल बना दिया। किस तरह से पनिशेबल बना दिया, 1650 में उसने बोला कि अगर कोई भी मैन या विमेन एडल्ट्री के केस में पकड़े जाते हैं तो उनको सीधी डेथ की पनिशमेंट मिलेगी और उनके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक शादी अलाउड है, एडल्ट्री बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो एक बड़ा अपराध है। तो उसने एडल्ट्री को डेथ के साथ अनाउंस कर दिया। एंड 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे वो इंट्रीगम पीरियड का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा 1660 में मोनार्की फिर से इंग्लैंड में रिज्यूम हो जाती है और रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इस एज में किस तरह का लिटरेचर हमें मिलता है। इस एज में ना हमें ड्रामा मिलता है और ना ही बहुत अच्छे कोई पोइट्स मिलते हैं। कुछ ही अच्छे पोइट्स हैं जिनको हम पढ़ के जाएंगे, जो इस टाइम पर रिलीजियस पोइट्री लिख रहे थे। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को हम कह सकते हैं कि इस एज के राजा हैं, इन पोइट्स में सबसे ऊपर हैं और इनसे हर बार क्वेश्चन आता ही है। बाकी सारे जो पोइट्स हैं वो माइनर पोइट्स हैं, हम उनको माइनर पोइट्स कह सकते हैं, उनको हम छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके वर्क्स को हम बिल्कुल सरफेस लेवल पर देखेंगे क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन हमें मिले हैं। बट जॉन मिल्टन से तो यूं समझ लो कि हर बार नेट के सेट के पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। अब मिल्टन की थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं, उसी से हमें समझ में आएगा कि मिल्टन का राइटिंग पैटर्न क्या था। सो मिल्टन के जो दादा हैं वो कैथोलिक थे। अब ये हमें दिमाग में रखना है कि ये प्यूरिटन एज है, ठीक है। इंट्रीगम पीरियड को प्यूरिटन एज भी हम कहते हैं क्योंकि ओलिवर क्रोमवेल ने ऐसा माहौल कंट्री का बनाया हुआ था कि जो रिलीजियस लोग हैं वो ही अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर पा रहे थे, बाकी सबको पनिशमेंट्स मिलती थी, उनके लिए अलग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। सो मिल्टन के जो दादा हैं वो एक कैथोलिक थे पहले, जब उनके जो बेटे हुए यानी कि मिल्टन के जो फादर हैं वो एक प्रोटेस्टेंट थे। सो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। और अब जब मिल्टन ने रिलीजन चूज किया तो उसने प्यूरिटन जो ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की उसको चूज किया। तो मिल्टन क्या थे, मिल्टन एक प्यूरिटन थे और वो प्यूरिटन बिलीफ्स में बहुत गहराई से विश्वास करते थे। इनकी एजुकेशन जो है वो सेंट पॉल स्कूल में हुई थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई की। एंड
जिस स्कूल में ये पढ़ते थे, सेंट पॉल स्कूल, वहां के डीन कौन थे? जॉन डन वहां के डीन थे। तो उनके भी बहुत सारे सरमन्स इन्होंने सुने। तो जब बचपन से कोई बच्चा कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में, तो उसका जो माइंडसेट है वैसा ही बनता चला जाता है। सो इन्होंने अपने स्कूल टाइम में ग्रीक लैंग्वेज पढ़ी, लेटिन लैंग्वेज पढ़ी, बट इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। इंग्लिश की जो नॉलेज है उन्होंने खुद से या बाद में ली। तो जब बचपन में इन्होंने एजुकेशन को, कॉलेज ज्वाइन करने का सोचा, तो इन्होंने सोचा कि मैं एक मिनिस्टर बनूंगा। सो ये मिनिस्टर बनना चाहते थे एंड कॉलेज में इन्होंने मिनिस्ट्री की ही पढ़ाई शुरू की। बट इनको एजुकेशन सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम थी। अब आप लोग भी हैं, आप लोगों को भी एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, रॉट लर्निंग है, एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे नेट का ही एग्जाम ले लो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उसमें रोट लर्निंग के ऊपर ज्यादा जो है फोकस किया जाता है। तो इसी तरह से मिल्टन के टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी ऐसा था, इनको उससे बहुत प्रॉब्लम थी, करिकुलम से बहुत प्रॉब्लम थी। इसी वजह से इनका कॉलेज के एक टीचर के साथ डिस्प्यूट हो गया एंड जिस कारण से इनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया और इन्होंने उसके बाद मिनिस्ट्री की पढ़ाई छोड़ दी। अब आगे इन्होंने क्या किया, इनकी जो फैमिली है वो इंग्लैंड को लंदन को छोड़ के हॉटन में शिफ्ट हो गई। एंड क्यों शिफ्ट हो गई थी? क्योंकि लंदन में जो है वो प्लेग फैल गया था। तो प्लेग से बचने के लिए वो लोग एक छोटी जगह पर शिफ्ट हो गए। अब उसी दौरान इनकी दोस्ती एक इंसान से हुई, एडवर्ड किंग। ये कोई राजा नहीं है, उनका नाम सिर्फ एडवर्ड किंग है। एडवर्ड किंग नाम के व्यक्ति से इनकी दोस्ती हो गई एंड इनका जो फ्रेंड है उसकी डूबने की वजह से डेथ हुई, जिसके ऊपर इन्होंने एक बहुत फेमस वर्क लिखा, लाइसीडियस। लाइसीडियस कौन है? एडवर्ड किंग को रिप्रेजेंट करने वाला एक कैरेक्टर है। सो लाइसीडियस को हम थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये हम इनके लाइफ के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। अब जब लाइफ में इतना कुछ चल रहा था तो इन्होंने एक बहुत बड़ा लॉन्ग ट्रिप लिया, यूरोप में ये घूमने गए, जहां पर इनको बहुत फेमस लोग मिले, इनसे दोस्ती हुई, जैसे गैलीलियो, ह्यूगो ग्रोटियस इनको मिले। तो ह्यूगो ग्रोटियस से इनकी दोस्ती हुई एंड गैलीलियो के बारे में तो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में भी जिक्र किया है। अब इनकी शादी की जो चीजें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इनकी शादी हुई मैरी पोवेल नाम की एक लड़की से, बट एक ही महीने में इन्होंने डिवोर्स लेने का सोचा और डिवोर्स ले लिया। उनके साथ इनकी बनी नहीं। इसके बाद इन्होंने 2 शादियां और की। सेकंड वाइफ जो है उसकी डेथ हो गई थी, फिर थर्ड शादी भी की, ठीक है। और करियर वाइज अगर हम देखें, इन्हें सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग बना दिया गया। तो इस पोस्ट के ऊपर इन्होंने जो है काम किया। जब चार्ल्स टू राजा बने, जब वो रेस्टोरेशन पीरियड आया, चार्ल्स टू राजा बने तो इनको पनिश करने के लिए ढूंढना शुरू करवा दिया उन्होंने। क्यों ढूंढना शुरू करवा दिया? क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम में पार्लियामेंट को फेवर करते थे और रॉयलिस्ट्स के अगेंस्ट लिखते थे। अब चार्ल्स टू को उन सारे लोगों से नफरत थी जिन्होंने उनके फादर के साथ फादर का साथ नहीं दिया, उनके अगेंस्ट जो खड़े थे। तो रॉयलिस्ट को जो है ये पसंद नहीं करते थे मिल्टन। इसकी वजह से राजा जो है इनको ढूंढ रहे थे एंड इन्होंने फिर अपना एक छुप छुपाते हुए लाइफ स्पेंड करनी शुरू की। एंड उस दौरान इनकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी, 40s के बाद इनकी आंखों की रोशनी कम हुई। एंड उसी दौरान इन्होंने अपना मास्टरपीस जो है, जिसको हम पैराडाइज लॉस्ट कहते हैं, वो लिखा, ठीक है। और इस टाइम पर एंड्रयू मार्वेल जो एक मेटाफिजिकल पोइट है, वो इनके हेल्पर थे, असिस्टेंट थे, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखने में इनकी हेल्प की। इसके अलावा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था होमर का, वर्जिल का, ओविड का एंड एडमंड स्पेंसर को भी। एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन भी इन्होंने पढ़ी थी, उसका भी डीप इन्फ्लुएंस इनके मन पर हुआ था। ये एक प्यूरिटन तो है ही थे, उसके साथ साथ एक ह्यूमनिस्ट भी थे। अब ह्यूमनिस्ट कौन है? जो सिर्फ रिलीजन
के ऊपर बेस्ड नहीं अपनी लाइफ को करते। तो ये कहते थे कि देखो वैसे तो हर चीज का जवाब आपको बाइबल से मिल जाता है, बट सपोज किसी चीज का, किसी सवाल का जवाब आपको बाइबल ना दे पाए तो फिर क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तर्क के बेसिस पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। अगर कोई भी आपको उस सोल्यूशन का जवाब दे रहा है या कोई तरीका बता रहा है तो उसको ऐसे ही नहीं मानना है, उसको रीजन यानी तर्क के बेसिस पर जो है ट्राई करना है, फिर उसका सोल्यूशन आपको करना है। तो ये इनकी पर्सनालिटी थी, ठीक है, ये इनका जो है बैकग्राउंड था। अब इनके वर्क्स को भी हम देखेंगे। इनके वर्क्स को हम मल्टीपल सेक्शंस में समझेंगे क्योंकि एक बड़े पोइट हैं, बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, बट मैं वो वाले वर्क्स आपको बताऊंगी जिसमें से पेपर में हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। बहुत ज्यादा अनइम्पोर्टेंट वर्क्स को हम नहीं करेंगे, बट इंपॉर्टेंट वर्क्स में भी बहुत लंबी लिस्ट है। इनके वर्क्स को हम देखें तो पहला सेक्शन जो है अर्ली वर्क्स में हम कह सकते हैं, जो शुरुआती दौर पे इन्होंने लिखी थी। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने बहुत कुछ लिखा एंड हमेशा हमें इनके वर्क्स में से क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो सबसे पहला वर्क जो आपको थोड़ा डिटेल में देखना है, लाइसीडियस। लाइसीडियस एक एलिजी है, मैंने आपको बताया था, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डूबने की वजह से जो डेथ हुई थी उसकी एक तरह से उसके शोक में उन्होंने ये एलिजी लिखी है। एलिजी होती ही है किसी की डेथ को मोर्न करने के लिए जो लिखी जाए। सो ये जो पोएम है ये 6 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें एक प्रोलोग है, फिर 4 पार्ट्स हैं और फिर एक एपिलोग है। इस पोएम की समरी आपको बहुत बहुत डिटेल में करनी है। पूरा टेक्स्ट पढ़ने या बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग समरी भी पढ़ लोगे तो भी आपको इसमें से जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो वर्क है वो है कोमस। कोमस एक मास्क है। अब आपको मिल्टन के सारे वर्क्स का योनर पता होना चाहिए। जैसे लाइसीडियस एक एलिजी है, कोमस एक मास्क है। मास्क जैसे बेन जॉनसन ने मास्क लिखे थे वैसा ही एक मास्क है। इस मास्क का एक और नाम है ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कासल, क्योंकि ये लुडलो कासल में प्रेजेंट करने के लिए लिखा गया था, इसीलिए इसका टाइटल भी हम कह सकते हैं। इसकी जो मेन थीम है वो है चेस्टिटी। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो आप भी इसकी डिटेल में इस कहानी पढ़ना, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। इस कहानी में 2 भाई हैं, एक बहन है, और जो बहन है वो तीनों भाई बहन जो हैं वो कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में जो ब्रदर्स हैं वो सोचते हैं कि खाना पानी का इंतजाम किया जाए, तो अपनी बहन को वो बिठा के चले जाते हैं, और किस तरह से उनकी जो सिस्टर है वो किडनैप हो जाती है, किस तरह से वो अपनी चेस्टिटी को बरकरार रखती है। एंजल्स इसमें हमें दिखाई देंगी, तो इसको आपको डिटेल में करना है। आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट जो है वो कंपेनियन पोएम्स है, एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसोरोसो। इनको हम कंपेनियन पोएम्स कहते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन सरफेस लेवल पे पूछा जा सकता है कि कंपेनियन पोएम्स कौन सी हैं, या एल एलिग्रो का कंपेनियन जो पार्ट है वो कौन सा है, या ये दोनों पोएम्स जो हैं वो किसने लिखी हैं। इन दोनों पोएम्स को इटालियन लैंग्वेज में टाइटल दिया गया है, एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसोरोसो। ये इटालियन लैंग्वेज है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल एलिग्रो का मतलब है हैप्पी मैन। सो हैप्पी मैन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। एंड आई एल पेंसोरोसो का मतलब होता है थॉटफुल वन, विचारशील, ठीक है। इस पोएम को कौन से मीटर में लिखा गया है ये भी 2-3 बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। तो इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। 2 वर्क्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, लाइसीडियस एंड कॉमस। इसको मार्क कर लो, नोट डाउन कर लो, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए प्रिपरेशन करना। दिमाग ऐसे नहीं घूमेगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, ठीक है। मिल्टन ने अर्ली वर्क्स के पोएट्री के बाद इनके कुछ प्रोज वर्क्स भी हैं। प्रोज वर्क्स के लिए भी ये फेमस हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है मिल्टन्स पोलेमिकल प्रोज। पोलेमिकल क्या होता है, जिसमें हमें व्यंग्य दिखाई दे, विवाद दिखाई दे, ठीक है। विवादात्मक जो वर्क्स हैं उसको पोलेमिकल वर्क्स कहते हैं। मिल्टन ने पोलेमिकल प्रोज लिखा है, यानी कि उसमें बहुत ही एग्रेसिव अटैक्स, डिफेंस, इस तरह की चीजें, एक पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर करना, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला जो वर्क है वो है ऑफ रेफॉर्मेशन। ऑफ रेफॉर्मेशन में
चर्चेज में होने वाले रेफॉर्मेशंस के बारे में इन्होंने लिखा है। सो हेनरी एट ने अपनी ही एक एंग्लिकन चर्च शुरू की थी। बार बार हम इस चीज को पढ़ रहे हैं पिछले कई लेक्चर से। सो वो कहते हैं, मिल्टन कहते हैं कि जो एंग्लिकन चर्च है वो काफी हद तक कैथोलिक चर्च से रिजेंबल करती है, और जो रेफॉर्मेशंस हुए चर्च में वो सारी चीजें उन्होंने इसमें लिखी है। इसको डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइटल एंड थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्क है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। अब ये जो वर्क है ये इन्होंने अपने ही डिवोर्स को एक तरह से हम कह सकते हैं डिफेंड करने के लिए लिखा था। सो क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स या दूसरी शादी अलाउड नहीं होती, इसीलिए तो हेनरी एट ने एक नई चर्च बनाई। बट जो मिल्टन है वो सिर्फ शादी के लिए ऐसा नहीं है कि अपना धर्म बदल लेंगे या कैथोलिक्स को मानना शुरू कर देंगे। वो एक प्यूरिटन थे, बट प्यूरिटन है तो उनको अलाउ भी नहीं होगा दूसरी शादी करनी। तो मिल्टन ने कहा कि हर चीज रटी रटाई या लिखी हुई नहीं होती, कुछ चीजें रीजन बेस्ड भी होती हैं। तो जब मिल्टन ने खुद अपनी वाइफ को 1 महीने में डिवोर्स दिया तो उसी को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा। उन्होंने कहा कि अगर 2 लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है तो उनको डिवोर्स ले लेना चाहिए, और वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बाइबल से रेफरेंसेस लेने लगे। उन्होंने कहा कि जो भगवान है, गॉड है, उन्होंने पहले एडम को बनाया, फिर उन्होंने उसको कंपेनियनशिप देने के लिए ईव को बनाया, और वो दोनों बराबर हैं। तो दोनों जब बराबर हैं, दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी होगी तभी तो लाइफ आगे चलेगी। तो वो कहते हैं कि अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इंसान को डिवोर्स लेने में हर्ष नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्क है ऑफ एजुकेशन, नाम से ही पता चल रहा है एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने टारगेट किया है। मिल्टन को वैसे भी रोट लर्निंग और जो कॉमन सा करिकुलम था उस टाइम पे वो उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि स्टॉप टीचिंग ग्रामर, ग्रामर को पढ़ाना बंद करो और ऐसी चीजें पढ़ाओ जो लोगों की जनरल लाइफ में, जनरल अफेयर्स में हेल्प करे, उनको ये पता हो कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। मैं आज के संदर्भ में कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रैफिक रूल्स लिखे थे कि अगर किसी कॉमन मैन को, कॉमन इंसान को राजा से या राजा के दरबार में या उनके अधिकारियों से कोई काम है तो वो कैसे करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी चीजें एजुकेशन का पार्ट होनी चाहिए, ना कि जो रोट लर्निंग और ग्रामर आप लोग कराते हैं वो इसका पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वर्क है एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले सालों में देखने को मिले हैं। सो पिछले तीनों वर्क्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एरियोपैजिटिका है। एरियोपैजिटिका को आपको सरफेस लेवल पर पढ़ना है, इसकी जो बाहरी जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा टाइटल आपको पता होना चाहिए। एरियोपैजिटिका पूरा टाइटल है ए स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू पार्लियामेंट। सो 1643 में लाइसेंसिंग एक्ट पास किया था ओलिवर क्रोमवेल ने, उसी के खिलाफ उन्होंने ये वर्क लिखा था। वैसे तो ये भी जो है कट्टर प्यूरिटन है, बट इन्होंने कहा कि प्यूरिटनिज्म या कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता कि अच्छी बुक्स को बैन कर दो। सो इस वर्क में उन्होंने बार बार एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर अच्छी बुक्स बैन हो जाएंगी तो हमारा बहुत घाटा होगा, क्योंकि एक जो बुक है वो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। सो मिल्टन ने बाइबल से और ग्रीक फ्रेंच लिटरेचर से रेफरेंसेस लिए और उसने कहा कि बुक्स हैं उनको पब्लिश होने से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि अगर आपको लगता है कि कोई जो किताब है वो बैड बुक है तो उसको जो है पनिशमेंट देनी चाहिए जिसने भी वो बैड बुक लिखी है, एंड गुड बुक्स जो हैं उनको पब्लिश होने देना चाहिए, ताकि हमें गुड और बैड की नॉलेज पता चले, और गुड बुक्स की वैल्यू भी तभी होगी जब मार्केट में बैड बुक्स होंगी। सो उन्होंने कहा कि ये जो लाइसेंसिंग एक्ट है ये हट जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। सो एक बार क्वेश्चन आया था नेट के पेपर में जिसमें 4 से 5 पॉइंट्स इसमें पूछे गए थे और बताना था कि कौन से पॉइंट्स जो हैं ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं। सो एरियोपैजिटिका को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट वर्क है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। अब ये जो वर्क है ये एक माइनर वर्क है, इसको आपको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ इसका टाइटल और ये किसके बारे में है ये आपको पता होना चाहिए। इस वर्क के थ्रू मिल्टन ने राजा के एग्जीक्यूशन को डिफेंड किया। सो जब राजा का एग्जीक्यूशन हुआ, राजा को मार दिया गया, तो लोगों के बीच में ना बहुत सारी बातें उठने लगी और
लोगों को ये बताने के लिए कि राजा जो है उसको मारना कोई गलत चीज नहीं थी, तो उन्होंने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स लिखा। इसी तरह का एक वर्क है जो इन्होंने लिखा, इकोनो क्लास्टक क्लास्टस, ठीक है। सो ये जो वर्क है इसका मतलब क्या है, ये जो है ग्रीक लैंग्वेज में है, मतलब इसका है इमेज ब्रेकर। सो जब राजा को एग्जीक्यूट किया गया तो राजा के जो फेवर में रॉयलिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा ही वर्क पब्लिश किया जिसमें राजा को मार्टियर दिखा दिया कि वो शहीद है, उन्होंने जैसे देश के लिए पता नहीं क्या क्या किया था। तो मिल्टन को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हुई एंड मिल्टन ने ये वाला वर्क पब्लिश किया ताकि लोगों को वो ये दिखा सकें कि राजा का जो एग्जीक्यूशन था वो बहुत जरूरी था। अगर कोई राजा टायरेंट बनता है तो जनता के पास इस चीज का राइट है कि वो उसको उसकी जगह दिखा दे, उसको उस जगह से हटा दे जो उसको जनता की सेवा करने के लिए मिली है। तो हमें जो ये सारी स्लाइड है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है एरियोपैजिटिका, जो आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, इसकी ऊपरी ऊपरी डिटेल्स करनी है। बाकी सारे वर्क्स आपको सिर्फ नाम और उनके अंदर क्या है वो पता होना चाहिए। इनके जो प्रोज वर्क्स हमने पढ़े उसके अलावा मिल्टन ने बहुत सारे सोनेट्स भी लिखे हैं, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज 23rd बर्थडे। तो इनको भी आप देख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने सोनेट्स भी लिखे हैं, ब्लैंक वर्स में लिखा है। बट मिल्टन का जो मास्टरपीस है, जो उनका सबसे फेमस वर्क है, वो है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है आपको बिल्कुल मान्यूट से मान्यूट डिटेल आपको इसकी देखनी है। कई बार दो दो क्वेश्चन भी हमें पेपर में पैराडाइज लॉस्ट से मिले हैं, और ये जो वर्क है इसमें हमें सरफेस लेवल पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इन डेप्थ क्वेश्चन मिलेगा, बहुत डेप्थ में। बट हम अपने 2+2 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, कई बार इससे दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये एक एपिक पोयम है, और ये जो कहानी है, एपिक पोयम लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट, ये जेनेसिस की कहानी के ऊपर बेस करके लिखी गई है, और ये एडम और ईव की कहानी है। फर्स्ट मैन जो है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो एडम है, उसकी कहानी की, कैसे उसको बनाया गया, गॉड ने कैसे बनाया, कैसे ईव बनी, कैसे दुनिया बनी, है ना, वो सारी चीजें हमें इसमें दिखाई देती है। इस जो बुक में पोइट ने इसको 12 बुक्स में डिवाइड किया है, 12 बुक्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, इसकी ओपनिंग लाइन्स, एंडिंग लाइन्स, कैरेक्टर्स, हर चीज इंपॉर्टेंट है। 12 की 12 बुक्स की समरी आपको डिटेल में करनी है। और ये एक ऐसा वर्क है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बींग्स की स्टार्टिंग कैसे हुई वो पता चलेगी। अगर आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना है तो ये वर्क जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको म्यूजिज भी मिलेंगी जो कि ऑथर ने वो की हैं। म्यूजिज कौन होती हैं, एक जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई की देवी माता सरस्वती हैं, इसी तरह से वहां पर भी हर चीज के देवी देवता हैं जिसको म्यूजिस कहते हैं। म्यूजिस को इवोक किया, ये भी पूछ लेते हैं कौन सी बुक में कौन सी म्यूज को इवोक किया, कितनी बार जो है मिल्टन ने म्यूजिस को इवोक किया, 3 बार किया। उन्हें कब इवोक किया, क्यों इवोक किया, ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। एंजल्स के नाम वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे हर धर्म में बुराई जो है उसके ऊपर अच्छाई की जीत होती है, इसी तरह इस बुक में भी आपको सैटन सैटन या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो असुर हैं, जो बुराई की शक्ति है, उसके ऊपर कैसे गॉड ने विजय पाई उसकी कहानी है ये मेनली। ह्यूमन बींग्स की तो है ही, गॉड और असुरों की भी है। जैसे इंडिया में भी आपने कभी ना कभी सुना होगा कि सुर असुर संग्राम हुआ था, वैसा ही एक संग्राम इस बुक में भी हमें दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्क मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊं तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको इस वर्क की डिटेल्स चाहिए ही, तो मैं आपको बुक वाइज इसको कैसे याद रखें, कौन कौन से इंसिडेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आए थे, उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी, बट आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी इन्होंने लास्ट में कुछ वर्क्स लिखे हैं, जैसे पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की तरह पैराडाइज रीगेन्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आपको
सरफेस लेवल पर करना है, इसकी कहानी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये 4 बुक्स में डिवाइडेड है, ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ एंड इसकी मेन थीम क्या है। ये जो वर्क है पैराडाइज रीगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट, दोनों ही वर्क एक साथ पब्लिश किए गए थे एंड इस वर्क में जीसस क्राइस्ट और सैटन के बीच में डिबेट चल रहा है, किस तरह से जीसस क्राइस्ट को टेम्पटेशन देने की कोशिश की गई है। सो सरफेस लेवल पे इसको देख लेना, डिटेल में कभी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ऊपरी डिटेल्स के ऊपर हमें क्वेश्चन मिल जाता है। लास्ट वर्क हम कह सकते हैं सैमसन एगोनिस्ट को, ये क्या है, ये एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया ड्रामा है, यानी कि है तो पोयम बट ड्रामेटिक फॉर्म में है और ये एक ट्रेजेडी है। सैमसन का जो कैरेक्टर है वो बाइबल से लिया गया है एंड इसमें जैसे इंडिया में सुपर हीरोज होते हैं या फॉरेन में सुपर हीरोज होते हैं, जैसे शक्तिमान हो गया या फिर आपका बैटमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, इन सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी तरह जो सैमसन है उसके अंदर भी एक शक्ति है, उसकी जो शक्ति है वो उसके बालों में है एंड बालों में होने की वजह से वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे एचिल्स के बारे में आपने सुना होगा, उसकी जो शक्ति है उसकी हील्स में थी, ठीक है, उसकी एडियो में थी। सो एक दिन क्या होता है, इसकी जो वाइफ है वो इसके बाल काट देती है, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है वो खत्म हो जाती है एंड उसके बाद जो उसका स्ट्रगल शुरू होता है, उसको बंदी बना लिया जाता है, फिर उसकी डेथ कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको मजेदार लगेंगी। तो इसकी समरी सरफेस लेवल पर पढ़ लेना, कहानी बहुत सुंदर है और बहुत डेप्थ से इससे क्वेश्चन नहीं आते, सरफेस लेवल पे आ सकते हैं। एंड मिल्टन के अलावा जो है हमारे 4-5 पोइट्स और हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सरफेस लेवल पर पढ़ेंगे। उनके जो है क्वेश्चंस भी हमें सरफेस लेवल पर पूछे जाते हैं, बट उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप मिल्टन को डिटेल में पढ़ लो एंड इसका इंट्रीगम पीरियड का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड एक बार आप समझ लो, पिछली वीडियोस के साथ उसको कनेक्ट कर लो। अगर आपको हमारे चैनल पर जो वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो एंड हमें जरूर सब्सक्राइब करो। कोई भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी तरह की आपको लगता है कि हम ऐसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उनको पढ़ के हम और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और ज्यादा आपकी हेल्प कर पाएंगे एंड हमें अच्छा भी लगेगा कि एटलीस्ट हमारी वीडियोस जो हैं वो आपकी हेल्प कर रही हैं। सो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलेंगे, इंट्रीगम पीरियड का लास्ट हम करेंगे, फिर उसके बाद रेस्टोरेशन एंड इस तरह से हमारी ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज चलती जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।